सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज से होगा। अब किसी भी चीज से भी उत्पादन जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया, और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब कुछ तो ये सब बना दिया। आपका गन्ना का, इसका भी न बता रहे हैं, चावल का भी, उसका जो टुकड़ा रहेगा उससे भी बन जाएगा, सब हो रहा है। तो इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अच्छी बात है। और आज जो इनका काम जो शुरू हो गया है, इन लोगों ने आज हम लोगों को बुलाया और आपने हमको कहा कि भाई चलिए, तो हम चले आए, क्योंकि हम लोगों को भीतर से मन से खुशी थी कि जरा एक बार तो देख लें एथेनॉल अगर बनता है तो किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसा लग रहा है। आज सब दिखा दिया, हमने एथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा। और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और आज देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे थे, और जब जान अब आज हुआ तो पहला शुरू हो गया। अब जैसा भी माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि साहब अनेक जगहों पर और भी पूरी तैयारी लगभग कर लिया है, तो वो सब तो शुरू ही होगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा उद्योग का विस्तार हो रहा है और बिहार में, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए जब एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया और उसकी स्थापित हो गई यहाँ पर, सर इसे यहाँ के किसानों को बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ काफी लाभ, कितना लाभ? बिल्कुल, किसानों को कैसे बाहर भेजना पड़ता है अगर उसको, तो उसको तो यहीं पर उसको हो जाएगा, उसको बिक्री हो जाएगी। अभी देख न रहे बिहार में इतना उत्पादन होता, सब बाहर चला जाता है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि और ज्यादा हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर कि जितना ज्यादा हो जाए एथेनॉल के उत्पादन के लिए और सब चीज स्वीकृति हो जाए, कितना रोजगार बढ़ेगा, और 7 लाख लोगों का जो उत्पादन होता है उसका उनको फायदा होगा, सब तरह से होगा। तो देखिए अब शुरू हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी आए हुए, आप लोगों को भी हम इस बात के लिए बधाई देते हैं। ये सब देख लिया और जरा इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को आप ही बताइएगा, तभी लोग जान पाएंगे। बताइएगा ही, हमको पूरा भरोसा है। सर यूपी में लाउड स्पीकर उतारना चाहिए, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है, हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। चलिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जहां पूर्णिया में बिहार की पहली एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तमाम तरह की बातें उन्होंने रखी। फैक्ट्री आपको बताते चले कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुशी जाहिर की, उन्होंने कहा कि इससे सीमांचल के किसानों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा और एथेनॉल फैक्ट्री के बन जाने से लोगों को भी काफ़ी वहां पर फायदा होगा, उद्योग में भी बढ़ावा मिलेगा। तो तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की कि क्या क्या फायदा पूर्णिया में ये फैक्ट्री खुल जाने से होगी। कुलांचल में धनबाद की धरती एक बार फिर अपराधियों की करतूत से लाल हो उठी है। झरिया में टायर कारोबारी की सरेआम हत्या कर दी गई और हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अब तक हत्यारों का सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में धनबाद की जनता भयभीत दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। हम देखा, हम बाहर में खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ? आपको कैसे चोट लगी? वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है।
साथ ही अपराधियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मृत कारोबारी टायर शोरूम के साथ ही ट्रांसपोर्ट और कोयले के कारोबार से भी जुड़े थे। वहीं एक कोयला कारोबारी से रंजीत साव का 25 से 30 लाख रुपए का भी विवाद कुछ महीने पहले हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने अपनी सफाई में किसी भी विवाद की पहले से जानकारी नहीं देने को लेकर कारोबारी पर ही ठिकरा फोड़ा। दुकान के पास पहुंचे भी नहीं, उधर से पुलिस वैन और मेरे कुछ आदमी लेकर के आते हैं, साथ में PMCH में भर्ती किया और पता चल रहा है कि अच्छा गोली मारी गई। कितनी गोली लगी है? 3 गोली लगी। 3 गोली लगी। अच्छा पहले भी कोई धमकी सब आया था क्या? ऐसी जानकारी है क्या? ऐसा तो कुछ जानकारी नहीं है। ये इन लोगों को भी तो बताना चाहिए ना कि कहीं से कोई थ्रेटनिंग मिला, कहीं से कोई दुश्मनी है। पुलिस को कुछ हिंट देते पहले से कि ऐसी कुछ बात है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया है। इस वारदात ने एक बार फिर कोयलांचल की धरती को खून से लाल कर दिया है। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस क्लूलेस। ऐसे में भयभीत जनता अब भगवान भरोसे रहने को मजबूर है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। उधर गिरिडीह में पंचायत चुनाव को लेकर देसी महुआ की शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और यहां धड़ल्ले से महुआ शराब बनाने के साथ उसकी बिक्री भी हो रही है। इसे देखते हुए उत्पाद विभाग अलर्ट हो गया है। साथ ही अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी भी जारी है और इसी दौरान गिरिडीह सदर और राज्य धनबाद के कई इलाकों में उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी की गई और यहां 5000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। साथ ही 100 लीटर से अधिक महुआ शराब जब्त भी की गई है। विभाग ने अभियान के दौरान कई भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का ये दर्द था। इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 47A के तहत इनके ऊपर अभियोग दर्ज किया जाएगा। ये छापेमारी लगातार जारी रहेगी चुनाव के मद्देनजर भी, और ऐसे भी अभी सरकार की नई पॉलिसी जो आ रही है उसको सफल करने के लिए सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी दिन भी छापामारी रुकनी नहीं चाहिए। उधर गढ़वा के मेराल थाना पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान दुलदुलवा पंचायत के भोराहा जंगल में संचालित दर्जनों अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। साथ ही मौके पर 17 ड्रम जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। छापेमारी में भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी अभियान में दर्जनों जगहों से करीब 600 किलोग्राम जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। पुलिस के आने की भनक लगते ही संचालक मौके से फरार हो गया और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण फिर से लोगों को डरा रहा है और ऐसे में कोरोना की चौथी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। नए कोविड संक्रमण के मामलों में भारत में सभी राज्यों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और ऐसे में बूस्टर डोज पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। लेकिन झारखंड में बूस्टर डोज तो बहुत दूर की बात है, यहाँ टीकाकरण की रफ्तार भी काफी धीमी है। राज्य में 33% आबादी को अभी तक कोरोना की दूसरी डोज नहीं लग पाई है। राज्य में टीकाकरण की स्थिति को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से संवाददाता कोमल बहल। चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जोर जो है वो बूस्टर डोज पर दिया जा रहा है। लेकिन बात यदि हम झारखंड की करें तो यहाँ पे बूस्टर डोज की बात तो छोड़िए, यहाँ पे वैक्सीनेशन की स्थिति भी जो है वो काफी धीमी बनी हुई है। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 18 साल से ऊपर वाली 67% आबादी को ही दोनों डोज लग पाई है, यानी 33% लोगों को अभी भी दूसरी डोज का इंतजार है। ऐसी स्थिति में अभी तक झारखंड में लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं बन पाई है। साथ ही झारखंड के 9 ऐसे जिले हैं जैसे गढ़वा, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, गिरिडीह और पश्चिम सिंहभूम ऐसे जिले हैं जहां पे सबसे कम वैक्सीनेशन हुई है। इन 9 जिलों में वैक्सीनेशन की स्थिति को, वैक्सीनेशन की गति को तेज रफ्तार देने के लिए यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन जिलों के अफसरों से बात की थी। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद भी इन 9 जिलों में वैक्सीनेशन की स्थिति जो है वो काफी धीमी है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद जिला प्रशासन सजग दिख रहा है। वहीं श्रावणी मेला भी नजदीक है और इसे देखते हुए बैद्यनाथ धाम में आसपास की संकरी गलियों से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल पिछले दिनों फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के साथ मॉक ड्रिल कराया गया था, लेकिन सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से गाड़ियों को मंदिर तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई थी और इसे देखते हुए आज सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया ताकि मंदिर में किसी भी तरह की आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस जल्द वहां पहुंच सके। और इसी के साथ श्रावणी मेले से पहले भी तैयारियां जो है चाक चौबंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सड़क और नाली के अतिक्रमण को हटा रहे हैं ताकि बने आपदा प्रबंधन का, यदि कोई बने ऐसा आपदा है तो ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो या कोई अन्य वाहन हो, प्रशासनिक वाहन हो, वो 100 समय को चुका। छोटी गाड़ी भी नहीं आ सकती है, तो फायर की तो बड़ी गाड़ी है, तो कदापि इस क्षेत्रों में आना असंभव है। इसी के सिलसिला में जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्ति अभियान आज चालू किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के सभी लोग हैं, फायर ब्रिगेड की भी टीम है। उधर जमशेदपुर के बलदेव बस्ती में आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। बीते 50 साल से भी ज्यादा समय से बसे 485 परिवारों के 3000 से भी ज्यादा असंगठित मजदूर बलदेव बस्ती के ऊपर टोला में रहते हैं और यहां जुस्को की ओर से बिजली के लिए 5 खंभे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली नहीं मिल सकी है और सड़क की हालत ऐसी है कि बरसात के दौरान लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। बस्ती में रहने वाले 3000 से अधिक लोग भीषण गर्मी में पानी के तरस रहे हैं। वर्तमान विधायक मंगल कालिंदी ने बस्ती के जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया था, लेकिन वो हवाई साबित रहा। लोगों ने प्रशासन से बस्ती में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। मूलभूत समस्या के ऊपर कोई जो कि नहीं समाधान नहीं होता है। यहाँ आए दिन न रोड है, न रास्ता है, न जौन बा बिजली है, न पानी है। यहाँ हम लोग किस परिस्थिति में कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग जौन बा कि नहीं एकदम आतंकताई हो गए हैं। हम लोग के परेशानी मुसीबत के ऊपर किसी का ध्यान नजर नहीं जाता है। तो पानी का बहुत दिक्कत होता है सर। हम लोग यहाँ बलदेव बस्ती में रहते हैं और 50-60 साल से मतलब यहाँ बस्ती बसा हुआ है और कपड़ा उपड़ा धोना पड़ता है तो हम लोग नदी जाते हैं। पानी का बहुत दिक्कत होता है, यहाँ नल नहीं है। बहुत मुश्किल से पाइप का कनेक्शन लिया था, वो भी मोटर जल गया है और अभी 15-20 दिन से वो पानी नहीं है, तो हम लोग बहुत दूर जाते हैं पानी लेने के लिए। उधर हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पिछले 10 दिनों से पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है। नाराज छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बाल्टी और बर्तन लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही पिछले 10 दिनों से कैंपस में पानी नहीं आने से नाराज होकर धरना भी दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि पानी नहीं रहने से वे समय पर ना तो क्लास पर पहुंच पाते, ना ही पढ़ पा रहे हैं और छात्रों की समस्या को लेकर प्रिंसिपल ने भी डीसी से मुलाकात की है, जिसके बाद डीसी ने छड़वा डैम से प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज को पानी देने का निर्देश दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। गढ़वा में 2080 पर दिए विवादित बयान के बाद अब गढ़वा में भी बीजेपी नेताओं ने मंत्री पर प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन सदर थाने में दे दिया है। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि 80% और 20% वाले बयान से उन लोगों को ठेस पहुंची है। आपको बताते चले कि गढ़वा में दिए बयान पर जमशेदपुर में भी मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा था कि केंद्र सरकार नफरत की राजनीति कर रही है और अगर हमारा 20% घर टूटेगा तो आपका भी 80% घर टूटेगा। तो ये चीज समझ में सब किया गया, हिंदू समाज को बहुत आहत पहुंचा है। इसी को देखते हुए हम भाजपा नगर मंडल गढ़वा की ओर से उन पर गढ़वा थाना में एक आवेदन दिए हैं, उन पर FIR करने के लिए, और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के अंदर
और साइबर क्राइम के लिए जामताड़ा पूरे देश में कुख्यात है और यहां से हर दिन दूसरे राज्यों की पुलिस अपराधियों की तलाश में पहुंचती रहती है। लेकिन अब जामताड़ा पुलिस ने साइबर क्राइम के लिए रोकथाम के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। इसके तहत साइबर अपराधियों को पुलिस की ओर से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की गई है। एसपी ने साफ कहा कि जामताड़ा शांत जिला है, लेकिन जो भी इसे बदनाम करने की कोशिश करेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गरीबों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी पुलिस ने दी है। उधर बोकारो से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिना पद के स्वीकृति के ही टीचरों की पोस्टिंग हो गई है और वे ट्रेजरी से वेतन भी ले रहे हैं। पूरे मामले में डीईओ ऑफिस की लापरवाही भी सामने आई है। बिना पद के स्वीकृति के ही उत्क्रमित हाई स्कूल में 2019 में नियुक्त 12 शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई। इसे डीसी की अध्यक्षता वाली शिक्षा स्थापना की बैठक में निर्णय के आधार पर लिया गया। हैरत की बात है कि पद सृजन और स्वीकृति के बिना करीब 2 साल से शिक्षकों के वेतन की निकासी जारी है। वहीं डीईओ ने इसे कार्यालय की गलती माना है, लेकिन इसमें कोई वित्तीय अनियमितता मानने से इनकार कर दिया है। ये कोई वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं बनता है, इसलिए कि हमारे बोकारो जिले में डीओ को ही सारे निकासी का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं से ये टीचर्स को भुगतान हम लोग को करना था। आज के तिथि में भी हम लोग उस टीचर को एक्स्ट्रा नहीं मानेंगे, बल्कि अन्य विद्यालय में पद उसको दिखाते हुए हम लोग उसको कार्यरत मानेंगे। और इसमें मेरे हिसाब से वित्तीय अनियमितता ना समझते हुए इसको एक तरह से अभी हम लोग उसको सामंजन करते हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।